नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं आज यानी कि 22 मार्च 2022 के दैनिक जागरण में क्या-क्या खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि आरआरआर राइज़ रोर एंड रिवोल्ट करके जो मूवी है वो आज रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर आपको मौका मिलता तो जाइए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में और उसको देखिए जाके। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की खबरों में। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में आपको पता है कि कल पुष्कर सिंह धामी ने अपना मंत्रिमंडल संभाला। वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को शपथ दिलवाई उन्होंने। और शपथ में आते ही उन्होंने बोला है, या कह सकते हैं कि उन्होंने जो चुनावी दावा किया था कि हम समान जो नागरिक संहिता होती है जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं उसको लागू करने के लिए उन्होंने बोला था अपने चुनाव में। तो अभी उन्होंने उस बनते ही सबसे पहला कदम उठाया है कि इसको लागू करने के लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बना दी है। और अब वो समिति इस पर विचार विमर्श करेगी और आगे इस पर रूल्स बनाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे करके शायद इंटायर इंडिया में इस तरीके का जो सामान नागरिक संहिता है वो लागू हो जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर हिजाब का प्रकरण बहुत दिन से आपको पता ही, कर्नाटका में स्कूल्स जो हमारे होते थे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर हिजाब का प्रकरण आया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको सनसनीखेज न बनाए, परीक्षा से ले हिजाब का कोई लेना देना नहीं है और अभी बच्चों को परीक्षा देने दीजिए, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बात कर लेते हैं अन्य खबरों की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी अब राष्ट्रगान अनिवार्य हो जाएगा। देखिए एक चीज़ ये है कि राष्ट्रगान हमारे देश का गान है और हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कास्ट रिलीजन के इंसान के साथ, कि हमें वो अगर कहीं अनिवार्य हो रहा है या उसका सम्मान, अब राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारी पहचान है। तो इनका सम्मान करना, इनको इनको इनका गान करना हर सब जगह हमारा हमारा फ़र्ज बनता है। तो अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से मदरसों में भी राष्ट्रगान गाया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी होता है। तो आने वाले समय में मंदिरों में भी औसत कई सारे मंदिरों में गाया भी जाता है। तो बहुत अच्छा स्टेप है उत्तर प्रदेश का। बाकी अगर अगली खबर की बात करें तो वीर भूमि हिंसा, आपको पता ही कि अभी बंगाल में एक काफ़ी बड़ा नरसंहार हुआ था जिसमें 18 से लोग लगभग मारे गए थे। तो उसका बोला जा रहा है कि उसमें टीएमसी नेता अनारुल गिरफ्तार किए गए हैं, उनको मुख्य आरोपी माना जा रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये खबर शायद आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे कि योगी विधायक दल के नेता आज लेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ। तो आज योगी सरकार 2.2 का शुभारंभ होगा। तो काफ़ी भव्य समारोह होगा ये। तो आज जो योगी जी हैं वो दूसरे कंटिन्यूस दूसरे सीएम बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के। बाकी इधर पर एक नई खबर है कि कोविड से मौतों के फर्जी दावों पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे दावों को बताया गया था कि इतने लोग मारे गए ऐसा वैसा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नए सिरे से इसकी जांच की जाएगी और अगर कुछ गलतियां पाई जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको जो भी इस तरीके से में लिप्त होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान भी दिया किया जा रहा है। बाकी केजरीवाल बोले हैं कि हम अपनी जो विधानसभा है, दिल्ली की जो विधानसभा है, उसको पूरा पेपरलेस बनाने की कवायद में जुड़े हुए हैं। विधायकों को आईपैड वगैरह सब कुछ हम देने लगे हैं। तो ये बात है। दूसरी चीज़ केजरीवाल ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे अपलोड कर देना चाहिए ताकि हर एक नागरिक उसको देख सके। और हमारा जो इतिहास रहा है, कश्मीर पंडितों पे जो जुल्म हुए हैं या इंसानियत पे बोल सकते हैं कि जो जुल्म हुए हैं वो लोगों को देख सकें और समझ सकें कि हमारी हिस्ट्री कितनी लहूलुहान रही है। इसके बाद कुछ राजनीतिक खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर नहीं करते हैं, आपको पता ही है। अगली खबर है कि बिजली की मांग ने मार्च में ही तोड़ डाला है रिकॉर्ड। ये बात है दिल्ली की। तो दिल्ली में पिछले साल 3700 मेगावाट तक बिजली खपत रही थी, बट इस बार अभी 8000 मेगावाट तक बिजली की खपत की मांग की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा। तो जो भी इस तरीके की जो कंपनियाँ हैं जो बिजली बनाती हैं वो काफ़ी इस चीज़ पे फोकस्ड हो रही हैं कि हम इतना उत्सर्जन कर सकें कि हमें आपूर्ति इसकी जो भी है वो कर सकें टाइम से टाइम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राजनीतिक पेज नंबर 3 में, तो उसमें बोला जा रहा है कि किसी राज्य को में किया जा सकता है गुजरात मॉडल का अमल। कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति उन्होंने बोला है। गुजरात मॉडल मीन्स क्या है? गुजरात मॉडल मीन्स होता है कि एक ऐसा मॉडल जहाँ पे सारे लोगों का उत्थान, वहाँ की इकोनॉमी का उत्थान, या बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक स्टेट का अनावरण। तो वही बोला जा रहा है उन्होंने कि गुजरात मॉडल का मतलब, गुजरात मॉडल सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे कोई मॉडल है। गुजरात मॉडल का मतलब है हमारी समृद्धि से, हमारी इकोनॉमिक जो बढ़ावे से और वहाँ के जो लोगों का रवैया है उस रवैये का। तो यही है गुजरात मॉडल। बाकी आज होगी चीनी विदेशी यंत्री वांग सी
और जयशंकर की मुलाकात, आपको पता ही है कि गलवान के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते में है वो दरार आ गई है, या नाजुक कंडीशन पर हैं। तो आज दोनों लोग मिलकर बात करेंगे और जो भी हमारे ऐसे मुद्दे हैं चीन के साथ जहाँ पर हमारा विवाद है उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर यहाँ पे है कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए नहीं बढ़ाए जाएंगे प्रयासों की संख्या, ना ही आयु में कोई छूट दी जा रही है। तो एक मांग थी, जो एक याचिका थी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें बोला जा रहा था कि थोड़ी सी आप एज बढ़ा दीजिए और मौक़ों को बढ़ा दीजिए, बट उसमें केंद्र सरकार ने सीधे तौर पे मना कर दिया है। तो जो पहले था वैसे ही रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर झारखंड ने अब आम नागरिक भी स्पीकर न्यायाधिकरण के दायर कर सकते हैं दल बदल की याचिका। तो जैसे आपको लगता है कि कोई, अभी क्या होता है कि जब कोई दल बदल के आर्टिकल, जो हमारा जो शेड्यूल 10 दिखाता है कि डिफेमेशन का रहता है कि अगर कोई जो मंत्री है या कोई बोल सकते हैं कोई विधायक है या कोई सांसद है, वो किसी एक दल का है और दूसरे दल में शामिल होता है, तो वो अपने आप बेदखल हो जाएगा और उसका जो पद है वो अपने आप छिन जाएगा। दल से तो वो चला ही जाएगा, साथ में साथ उस पोस्ट से भी चला जाएगा। अगर वो सांसद है, मान लीजिए किसी एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो वो उसमें जैसे शामिल होगा, यहाँ से उसका सांसदीकरण जो है वो निरस्त हो जाएगा। ये हमारा शेड्यूल 10 में आता है। तो ये क्या होता है कि ये उस पार्टी को, जिस पार्टी के वो होते हैं, वो पार्टी के लोग ही स्पीकर को देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक आम नागरिक को भी अगर लगता है कि इस तरीके की कोई चीज़ है तो वो भी याचिका दायर कर सकता है दल बदल की। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए, जब मैंने आपका पहला आर्टिकल शुरू किया था, समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद या आर्टिकल में बताया गया है हमारे संविधान में। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम से पूछ लिया जाए। इसके बाद है रेल यात्रियों। अभी आपको पता ही कि बहुत सारी जो हमारी रेल हैं, बहुत सारी की सारी एक तरीके से रेल चलने लगी हैं, लेकिन वहाँ पर अभी कंबल और चादर का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी अभी लोगों के अंदर संशय है कि ऐसा ना हो कि जो कोरोना महामारी थी उसमें से कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। बाकी ये कुछ खबरें हैं जो कि राजनीतिक हैं। उत्तराखंड की नई भाजपा सरकार में बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री करोड़पति हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड न्यूज़ है, बट स्टिल खबर थी तो हमने आपसे शेयर कर दिया। इसके बाद कुछ राजनीतिक खबरें हैं यहाँ पर। इसके बाद सऊदी अरब और कतर के निवेशक आएंगे जम्मू कश्मीर। आपको पता ही होगा, मैंने आपसे कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस भी किया था कि जम्मू कश्मीर को देखते हुए, वहाँ की लोकेलिटी को देखते हुए जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर आके बिजनेस करने, व्यापार करने की, निवेश करने की काफ़ी सोच रही हैं। तो कतर और सऊदी अरब के लोग निवेशक आएंगे जम्मू कश्मीर और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। बाकी एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में भी आ सकता है, हमें जानना भी चाहिए कि भारत और उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हो गया है। उस अभ्यास का नाम होता है डस्ट लिंक। तो अगर पूछा जाता कि डस्ट लिंक किसके किसके बीच में है, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और अभी कहाँ कौन सा संस्करण शुरू हो रहा है? तीसरा। इसके बाद जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावरे, उन्होंने कहा है कि तेज़ी से चल रहा है सैन्य का आधुनिकीकरण, चाहे वो उनके बिहेवियर को लेके हो, चाहे उनके इक्विपमेंट को लेके हो, चाहे उनकी ड्रेस को लेके हो, चाहे उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल्स को लेके हो। आधुनिकीकरण चल रहा है पूरे डिफेंस सिस्टम का। बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो थोड़े थोड़े अंतराल पर पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी कहा जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी घाटा हो रहा है। मूडीज़ एक ऐसी कंपनी है जो इस तरीके की जो लिस्ट निकालती है। अगर बात करें सोना की तो 51,816 का है। बात करें चांदी की तो 68,312 और डॉलर 76.33 या बोल सकते हैं 76.33 इतने का है। बात करते हैं उत्पादन बढ़ा है पर हो रहा है न, कम नहीं हो रहा है दालों का आयात। तो जैसे आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन परंतु जो दालें हैं उनका भारत बहुत मात्रा में आयात करता है। तो ये बोला जा रहा है कि उत्पादन तो बढ़ा है भारत में दालों का, लेकिन आयात स्टिल वही है। तो इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा हमारी सरकार को और हमारे किसानों को भी। इन किसानों को वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिससे कि वो इन चीज़ों को और बढ़ावा दें, दालों का उत्पादन को और करें। बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भारतीय UPI जो जैसे हम यूज़ करते हैं ना फ़ोनपे और गूगल पे, इस तरीके का UPI जो कोड है NPCI जो बनाता है, उसने अपना सेम UPI कोड, मतलब ये जो एक टेक्नोलॉजी है वो नेपाल को भी दी थी। तो अब नेपाल भी इस तरीके से भुगतान करेगा। तो बोला जा रहा है कि अभी ट्रांजेक्शन शुरू हो गए हैं। भारत में UPI 2016 में शुरू हुई थी और भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी नेपाल को दी है। अब वहाँ पर भारतीय जो UPI है उससे लेन देन शुरू हो रहा है। इसके बाद फिर ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि राजनीतिक हैं।
बात करें वैचारिकी में, तो शहरों की दशा सुधारने का समय आ गया है। वहाँ का शहरी ढांचा, लोगों के साथ उनका किस तरीके से प्रदूषण होता है, प्रदूषण में किस तरह की गंदगी होती है, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल, अगर आपको टाइम मिलता है तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़िएगा। इसमें बोला जा रहा है कि कैसे हम शहरों की दशा को और सुधार सकते हैं। बात करें अगर यहाँ, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आवश्यक है शिक्षा का भारतीयकरण। आपको पता है कि पहले जो हमारी पुराणों में लिखा होता था कि हम गुरुकुल परंपरा को मानते थे। लोगों बच्चों को हम गुरुकुल भेजते थे, वहाँ पर जाके वो अपने गुरु को ही सब कुछ मान के वहाँ पढ़ाई करते थे। वहाँ एक नए स्तर से अमीर गरीब का कुछ नहीं रहता था, वो चाहे राजा का लड़का हो या किसी किसान का लड़का हो, उस समय का सबको समान बर्ताव रखा जाता था, ताकि उनके अंदर मानवता और जो इंटीग्रिटी या जो इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं, जो गुण होते हैं, वो परस्पर छाए जाए। तो वही बोला जा रहा है कि अब हमें भारतीयकरण की जो शिक्षा पद्धति है उसको अपनाना चाहिए, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस बहुत तेज़ से कर लें या हम इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें। बड़ी बात है कि हम हमारी जो संपदा है, हमारी जो मूल धरोहर है, हमारी समझ, हमारे लोगों के बीच में का नज़रिया, वो हम कैसे करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमें शांति कैसे मिलेगी। सबसे बड़ी बात यही होती है, आदमी पैसे कमा के और सब कुछ किस लिए करता है, क्योंकि उसको शांति मिले, उसको पीस मिले, उसको सुकून मिले। एंड वो चीज़ हमें तभी समझ में आएगी जब हम हर एक स्तर पे जाके काम करेंगे। तो वही होता है कि बच्चों को एक निचले स्तर से सिखाया जाएगा, उनको काम बताया जाएगा, उनको काम करना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको चाहे भले ही वो अमीर हों या गरीब हों, लेकिन उनको एक स्तर से सोना पड़ेगा, ज़मीन में सोना पड़ेगा, लकड़ियाँ काट के लाना पड़ेगा। नॉट वो उस तरीके का गुरुकुल होगा, बट कहीं ना कहीं इस तरीके का हो जाता कि वो अपने संस्कार सीख सके, हमारे देश को जो संस्कार हैं। तो इसकी बात की जा रही है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद कुछ खबरें और हैं। इसके बाद कल मैंने या परसों आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया से अभी हमारी जो वार्तालाप हुई थी, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कलाकृतियाँ भारत को लौटाई हैं। तो बोला जा रहा है कि कलाकृतियाँ तो भारत ने लौटा दी, लेकिन उनके पीछे जो चेतना थी, उनके पीछे जो आशय था, जो संशय था, जो चीज़ें थी उनके पीछे, क्या वो लौटी हैं? क्या हमने उन उन जो हमारी कलाकृतियाँ थीं उनसे जो हम सीखते थे या जिस उद्देश्य से वो बनाई गई थी, उस चेतना को हम वापस ला पाए? तो एक थोड़ा सा कटाक्ष भरा आर्टिकल है। बाकी बात कर लेते हैं अगले पेज की। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि लोगों को मोटिवेट करता है। एक मध्य प्रदेश के दिव्यांग चित्रकार थे आयुष कुंडल, उनसे मिले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का एक सराहनीय स्टेप है। इसके बाद अगर बात करें यूक्रेन हमले की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत इस बार रूस के प्रस्ताव पर रहा अनुपस्थित। देखिए, भारत की एक ऐसी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सुदृढ़ है, वो किसी एक के बहकावे में नहीं आएगा। अभी रूस को क्या लग रहा था कि जब अमेरिका या अन्य देश रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर रहे थे, ला रहे थे, तो भारत उनमें अनुपस्थित रह जा रहा था। शायद कहीं ना कहीं रूस का ये लग रहा होगा कि भारत जो है वो रूस के साथ है। बट जब कल रूस ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, तो भारत ने वहाँ से भी अनुपस्थित रहा। उसने कहा कि हम एक डेरोगेंट टाइप यूज करेंगे, हमें किसी के पक्ष में आके नहीं बोलना है। इसके बाद अगर बात करें हम रूस के रुतबे से डिगा नहीं यूक्रेन का जज्बा, तो आज 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है रूस यूक्रेन के युद्ध का। और अगर देखा जाए तो यूक्रेन का जज्बा हिला नहीं है। बात तो एक छोटे से देश ने काफ़ी परेशान करके रखा है। बात करें ये कि अगली खबर की, तो आपको पता ही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व इमरान के मंत्री ने कहा जल्द हो सकते हैं चुनाव। उनको शायद लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है, जो उनके प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ हो रहा है, वो हो सकता है कि मतलब पारित हो जाए। इसके बाद है गलती से मिसाइल चलने की संयुक्त जांच की मांग के साथ है OIC। तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले यानी कि 9 मार्च को भारत से एक गलती से मिसाइल पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गई थी, बहुत बड़ा उसका बवाल हुआ है। तो OIC जो कि एक इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक सहयोग संगठन, उसने वो भी चाहता है कि एक संयुक्त जांच हो। संयुक्त जांच मतलब होता है कि उसमें कुछ जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के लोग हों, कुछ पाकिस्तान के और कुछ इंडिया के। तो इस तरीके से बात चल रही है, देखते हैं। लेकिन भारत ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद बात करें दे दनादन, तो अभी IPL शुरू होने वाला है, एंड बोल सकते हैं कि शुरू हो चुका है आज से। धोनी ने CSK की कप्तानी छोड़ दी है, जडेजा को कप्तानी मिली हुई है। बाकी कुछ और खबरें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सप्तरंग की, तो आज दुनिया मनोरंजन की दुनिया के बारे में बताया जा रहा है। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला जा रहा है कि पुष्पा द राइज पार्ट 1 आया था, आपने देखा, लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी पुष्पा द रूल पार्ट 2 आने के बाद में जुड़ा है। बाकी यहाँ पर आपको पता ही, मैंने आपसे सबसे पहले शुरुआत में बताया था कि RRR मूवी रिलीज़ होने वाली है। होने वाली क्या, हो गई है। तो उसमें बोला जा रहा है कि पीढ़ियों की प्रेरणा कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू, इन दोनों की कहानी है। ये दोनों जो बड़े
हम बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी थे, ये दोनों आपस में कभी मिले नहीं। बट इस मूवी को बताया जाएगा कि अगर ये दोनों मिल जाते एक साथ तो हमारा इतिहास कैसा होता। तो थोड़ी फ़िक्शन और थोड़ी सी रियलिटी बेस्ड ये मूवी है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि कैसे प्रेरणादायक रहे हैं हमारे क्रांतिकारी कोमाराम भीम और क्रांतिकारी अल्लूरी सीतारामन राजू, जो कि शायद हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं छिप गए हैं। बट इस मूवी ने उनको काफ़ी अच्छे से निकाला है। स्टारिंग जो जूनियर एनटीआर और क्या कहते हैं जो दूसरे वो हैं वो क्या कहते हैं इस मूवी के कलाकार। बाकी काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप जरूर जाकर देखिए। बाकी कुछ फिल्मी दुनिया से खबरें थी। अगर बात करें हमें आजकल की, तो आजकल में कुछ इतना खास था नहीं जो आप डिस्कस